हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है कला संस्कृति की, तो वो स्टार्ट कर रखी। तो उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के राजपूत जो शासन है, राजपूत शासक, वो हमने स्टार्ट कर रखा था। तो उसमें हमने मेवाड़ का जो शासक है, मेवाड़ के जो शासक थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो ये हैं मारवाड़ के। तो मारवाड़ का जो वंश है राठौड़ वंश। तो हम आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मारवाड़ का राठौड़ वंश। और इसके बारे में ये टॉपिक आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेवाड़ का शासक था। तो वैसे तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बता देती हूँ मैं आपको। ये मैं कह रही हूँ इसमें से हर एक पेज में से क्वेश्चन कब बन जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये पुस्तक राजस्थान की जो कला संस्कृति की है, जिसमें राजस्थान का जो भी चीज़ें दे रखी है, जिसमें जो भी टॉपिक मेंशन कर रखे हैं उसमें से क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी बुक में से पूछेगा। कुछ ही क्वेश्चन है जो ज़्यादा डीपली पूछ लेता है तो वो चले जाते हैं बार, लेकिन आपको ये एक बार क्या 2-4 बार तो आपको ये अच्छे से पढ़नी ही चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इसके जो प्रतापी शासक है तो हम उनके बारे में देखते हैं। जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। जैसे कि वागड़ कहते हैं अपन, जो ये इधर है ना डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है ना, उदयपुर में जो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, मेवाड़, ये सब इसमें मेवाड़ में आते हैं, तो उसे वागड़ भी कहते हैं ना। तो इसी में जो जैसे हमने पढ़े उदय सिंह, महाराणा प्रताप, रतन सिंह, तो ये सारे जो शासक है, महाराणा कुंभा वगैरह, तो ये हमने देख लिए हैं। तो उसी तरह जैसे कि ये दक्षिणी पश्चिम में आ गया है ना मेवाड़, तो ये हमारा उत्तर पश्चिमी भाग में जो है राठौड़ वंश है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो राठौड़ों ने भी राज्य स्थापित किया था। तो राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय क्या है, विवादास्पद है, क्योंकि इसमें जैसे मेवाड़ के शासक थे उनमें भी कोई क्या मानता है कोई क्या मानता है, उसी प्रकार इसमें भी जो मारवाड़ की जो शासक है इनकी उत्पत्ति के बारे में जो है विषय, जो ये इनकी जो उत्पत्ति के बारे में भी काफ़ी मत प्रचलित है। तो देखते हैं। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ किसकी संतान थे, हिरण्यकश्यप की संतान थे। और देखो, कुछ तो मानते हिरण्यकश्यप की संतान थे। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वुत्मान के पुत्र राजा वृद्धबल से पैदा होना मान लिखा है। तो ये किस में लिखा है, देखो क्वेश्चन, यही लाइन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि देखिए, जो जोधपुर की ख्यात है ना, इसमें राजा विश्वुत्मान, जो राजा विश्वुत्मान है के पुत्र राजा वृद्धबल, जो उनका जो पुत्र है ना वृद्धबल से होना लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्वुत्मान के पुत्र राजा वृद्धबल से पैदा होना राठौड़ों को किस पुस्तक या किस में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जोधपुर राज्य की ख्यात में ये दिया हुआ है ना। दयादास ने इन्हें क्या बताया है, दयादास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो आपको देखो ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, दयादास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। इन्हें ब्राह्मण वल्लभ राव की संतान बताया, इन्हें सूर्यवंश माना है और ब्राह्मण वल्लभ राव की संतान बताया। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। दयादास ने इन्हें क्या बताया, सूर्यवंशी और ब्राह्मण वल्लभ की संतान बताया है। और देखिए नैन्सी क्या कहते हैं, नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताए। तो कन्नौज से आने वाली शाखा कौन बता रहे हैं, नैन्सी बता रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। दयादास ने क्या बताया, सूर्यवंशी और वल्लभ राव की, ब्राह्मण वल्लभ राव की संतान बताया। और ये ध्यान रखना है। और ये 2 कोटेशन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर राज्य की ख्यात में क्या दिया है, विश्वुत्मान के पुत्र राजा
वृद्धबल, यानी विश्वुत्मान के पुत्र राजा वृद्धबल से बताया है। और कुछ विद्वान हिरण्यकश्यप से भी मानते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। और कन्नौज से कौन मानते हैं? जो नैणसी मानते हैं। और कर्नल टोड क्या मानते हैं? देखो ये तो बोल ही नहीं सकते, इसका तो पूछा भी जाता है ज़्यादातर। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सब ध्यान रखने। ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं, 2-4 लाइनें हो जाएगी याद। देखिए कर्नल टोड ने क्या बोला है, इनको राठौड़ों को वंशावलों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी, तो कर्नल टोड भी इनको राठौड़ों की जो वंशावलियाँ हैं उनके आधार पर इनको सूर्यवंशी मानते हैं। और दयादास भी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण वल्लभ की इन्होंने संतान भी बताया है। तो देखिए इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधित मत पर एक राय नहीं है ना। इन पे भिन्न भिन्न मत है ही सही, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इनमें जोधपुर और जोधपुर के और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। जो जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष कौन है? राव सिंह था। तो ध्यान रखना, भी पूछा भी गया है क्वेश्चन ना। जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद्र का वंशज माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के, इसका ध्यान रखना है, पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाए। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना कर दी थी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। लेकिन आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, आदि पुरुष किसे कहा गया है? तो सिंहा को कहा गया है। और इसने पाली भाग के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर, इसने राज्य स्थापित तो कर लिया था, स्थापना सिंहा से ही मानी जाती है। और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। व्यवस्थित तो आगे आने वाले शासकों ने किया था, लेकिन इसने स्थापना कर दी थी। यानी कि राठौड़ों का जो वंश की स्थापना किसने की है या आदि पुरुष कौन है? तो वो सिंहा ही कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट शासक देखते हैं हम, राव चूड़ा। तो सिंहा के बाद आ गया है राव चूड़ा। और राव चूड़ा का जो समय काल है वो 1394 ईस्वी से लेके 1423 ईस्वी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना है आपको। अपने साहस और कूटनीति से राव चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। तो देखिए मंडोर पर अधिकार करने वाला पहला शासक था राव चूड़ा। तो ध्यान रखना है आपको कि राठौड़ शासक कौन था जिसने मंडोर पर अधिकार कर लिया था? तो राव चूड़ा। आपको ध्यान रखना है सिंहा ने राठौड़ राज्य की स्थापना की थी, लेकिन मंडोर पर अधिकार करने वाला था राव चूड़ा, है ना। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये लाइन। देखिए ये बुक आपके लिए मैं बोल रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको ये बुक फ्री में पूरी आसानी से, इतनी आसानी से कराऊंगी, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मंडोर के राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? मंडोर को राठौड़ों की राजधानी राव चूड़ा ने बनाया है। राव सिंहा ने बस राठौड़ राज्य की स्थापना की थी, यानी कि आदि पुरुष राव सिंहा था। मंडोर को राजधानी किसने बनाया? राव चूड़ा ने बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों जैसे खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडौर आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। तो किसके द्वारा मारा गया है? वो पुंगल के भाटियों के द्वारा, और वो भी धोखे से। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर में निर्माण किया था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चांद कंवर किसकी पत्नी थी? तो ये राव चूड़ा की पत्नी थी। और इसने जो चांद बावड़ी, यानी कि जोधपुर में एक चांद बावड़ी दौसा में भी है, वो अलग है, और ये अलग, वो प्रसिद्ध है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एक जोधपुर में भी है, कभी पूछ ही लेता है ना। अब नेक्स्ट शासक आ जाते हैं अपन राव रणमल, यानी राव रणमल। राव सिंहा का टाइम जो समय है शासन काल, वो ध्यान रखना है। अब राव रणमल का है 1427 से लेके 1438 तक, है ना। और देखिए इसका ये ना 1394 से 1424 तक, उसका ध्यान रखना है। राव रणमल का हमें रखना है ध्यान 1427 से लेके आपको 1438 ईस्वी तक। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा, यानी कि रणमल का जो छोटा भाई था कान्हा, मारवाड़ का शासक बनाए जाने से, देखो मारवाड़ का जब शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया था। यानी कि रणमल अपने छोटे भाई कान्हा, इस रणमल का जो छोटा भाई था उसको शासक बना दिया गया। तो ये नाराज होकर ये कहाँ चला गया? मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था? राणा लाखा से हुआ था। वो मेवाड़ का था ना राणा लाखा, याद ही आपको स्टोरी।
है ना। यह विवाह रणमल ने इस शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र इलाका का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उनकी प्रेमिका भारमलिनी के सहयोग से मेवाड़ के जो सामंत थे, मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। तो ये भी ऐसे ही चला गया। आप देखते हैं राव जोधा जिसने जोधपुर नगर बसाया था। तो इसका टाइम पीरियड 1438 से लेके 1479 ईस्वी है। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। तो देखिए ये रणमल का पुत्र था, है ना, ध्यान रखना है आपको। और रणमल किसका था? राव चूड़ा का था। ये राव चूड़ा का रणमल था और रणमल का पुत्र राव जोधा था। तो ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, सीक्वेंस भी पूछ लेता है, तो सब बातें ध्यान रखनी है। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल हो गया। तो दोबारा मंडोर को जीता है किसने? राव जोधा ने। तो ये शक्तिशाली था राव जोधा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1459 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कहीं से भी उठा लेता है। उसे अपनी राजधानी बनाया। तो जोधपुर को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? राव जोधा था। 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी किसने बनाया? राव जोधा ने। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि कौन से साहित्य इतिहासकार है जो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं? तो जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। या यूँ भी पूछ सकता है वो कि गौरी हीराचंद ओझा के अनुसार जो राठौड़ वंश है तो उसका जो प्रतापी शासक कौन है, यानी कि प्रथम प्रतापी शासक इनके अनुसार कौन है? तो ये ध्यान रखना है आपको, राव जोधा है ना। राव मालदेव नेक्स्ट शासक है, राव मालदेव। तो ये है 1531 से 1562 तक, 1562 तक ध्यान रखना है। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गांगा था। यानी कि उस टाइम पे पिता को जब जो राणा सांगा का जो युद्ध था उसके बाबर के साथ खानवा का, तो उस टाइम पर जो मारवाड़ का जो शासक था वो था राव गांगा, लेकिन ये अपने पिता की ओर से राव मालदेव गए थे भाग लेने युद्ध में, ये गए थे। इनसे 1532 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। और 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण है जिसकी पुत्री थी वो उमादे, तो जिससे विवाह राव मालदेव ने किया था, जो रोटी रानी के लिए नाम से भी जानी जाती है ना। तो ये लूणकरण की पुत्री थी, ये जैसलमेर के शासक थे। जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस घटना का कारण ये था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध बिगड़ गए। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध भी रही। तो यहाँ से पूछा भी जाता है क्वेश्चन भी। मालदेव ने मेड़ता के वीरम देव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। वीरम देव व राव जेतसी शेरशाह की शरण में चले गए और 1539 और 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा, उसको पता था। तो 1543 से 44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना आखिरकार करना ही पड़ा और शेरशाह की दूर
धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापति जेता और कुप्पा, ये ध्यान रखना है, जेता और कुप्पा 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी के युद्ध किया और वह वीरगति को प्राप्त हुए। तो मालदेव की तरफ से जो सेना नायक या सेनापति थे वो कौन थे? जेता और कुप्पा थे। जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये भी ध्यान रखना है कब हुआ था, टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1544 ईस्वी में, और जेता और कुप्पा वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, ये कोटेशन कई बार पूछा जा चुका है और कभी भी पूछ भी सकता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि उसको कहीं हार ना हो जाती इसलिए। और उसको जो मारवाड़ी वो बस उसे क्या लग रहा था, एक मुट्ठी बाजरे के समान ही लग रहा था, क्योंकि उधर बाजरा ही होता है, इसलिए उसने ये कोटेशन कहा है। किसके बारे में कहा है ये भी ध्यान रखना है, मारवाड़ यानी राठौड़ वंश के बारे में कहा है। गिरी सुमेल युद्ध में कहा है, जब 1544 में हुआ था। वो सेना नायक कौन थे या सेनापति कौन थे जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई? तो जेता और कुप्पा थे, और मालदेव तो भाग गया था। तो शेरशाह की मृत्यु 1545, उसके बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण और फलोदी, बाड़मेर और कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया, और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना है। अब अगला शासक है हमारा राव चंद्रसेन। तो चंद्रसेन 1562 से लेके 1581 तक ध्यान रखना है। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया, और अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसने भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये तीसरा पुत्र था जो उत्तराधिकारी बनाया था मालदेव ने, राव चंद्रसेन, है ना। ध्यान रखना है, चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा, और 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तो ये ध्यान रखना है, अकबर ने जोधपुर पर अधिकार कब किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1564 ईस्वी में। ध्यान रखना है, सन पूछ ही लेता हूँ। और 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा में नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुन लिया। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ की सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। तो आपको जैसे ध्यान रखना है कि चंद्रसेन, जैसे महाराणा प्रताप ने लड़ाइयाँ मतलब संघर्ष किया है, उसी तरह राव चंद्रसेन ने भी ये संघर्ष किया है, तो इसीलिए इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 1564 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादराजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। तो ध्यान रखना है कि चंद्रसेन, एक तो ये ध्यान रखना है कि राय सिंह जोधपुर का अधिकारी किसे, जब ये चंद्रसेन चला गया था जोधपुर छोड़ के, तो उसका अधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो ये ध्यान रखना है, राय सिंह को नियुक्त किया था। राय सिंह को नियुक्त किया था, तो ये ध्यान रखना है, ये बीकानेर का शासक था राय सिंह। तो आपको ध्यान रखना है, बीकानेर के शासक राय सिंह को नियुक्त किया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब ये राय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया था, तो सन पूछा जा चुका है, पूछ भी सकता है, तो 1572 ईस्वी में नियुक्त किया था। ये ध्यान रखना है आपको कि राय सिंह को जोधपुर, अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया था, तो 1572 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट सन ने ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि 1564 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय भद्राजून, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि देखिए चंद्रसेन जोधपुर छोड़ने के बाद कहाँ पे चला गया था, वो भादराजून चला गया था। भादराजून से फिर भादराजून को छोड़ के भी जाता है, रखकर मुगलों की फौज से मुकाबला किया, परंतु मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया, तो वो वहाँ से हटकर सिवाना, तो भादराजून से इसने कूच किया था सिवाना। तो ये अपना मोर्चा, सिवाना को इसने अपना मोर्चा बनाने। और फिर देखिए
सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे, वहाँ चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। तो जब उनको पता नहीं चला वहाँ के जो दुर्गम इलाके थे तो ये उनमें छिपा रहा, तो इनको ढूंढ नहीं पाए वो, तो इन्होंने उनके जो समर्थक थे जो इनका साथ दे रहे थे ना, तो उनको समाप्त करने लगे, उनको मारने लगे थे। तो देखिए रावल सुखराज सूजा तथा देवी दास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा, तो इनको भी इन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया कि तब तो सामने आएगा। तो देखिए इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों पर चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी, फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद, यानी कि सिवाना से फिर इसने कुछ किया था पिपलोद में, और वहाँ से काणूजा के जंगलों यानी पहाड़ों पे चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसे मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ गई। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक जारी रहा। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन को तुलना किससे की है? महाराणा प्रताप से। तो ध्यान रखना है विश्वेश्वरनाथ रेऊ, ध्यान रखना है ये इतिहासकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस इतिहासकार ने की है? तो विश्वेश्वरराव नाथ रेऊ ने, ध्यान रखना है आपको। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं, इस कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है। अब आ जाता है मोटा राजा उदय सिंह। देखिए चंद्रसेन के बारे में 2-4 कोटेशन है, तो इसके 2-4 कोटेशन है वो ध्यान रखने हैं आपको, जैसे कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, यानी कि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी ध्यान रखना है। और मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी इसको कहा गया है। ये किसने कहा है? मोनोत नैन्सी ने कहा है। तो आपको ध्यान रखना है मोनोत नैन्सी ने क्या कहा है? मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। तो ध्यान रखना है आपको, 3-4 कोटेशन है, अच्छे से ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं मोटा राजा उदय सिंह। तो इनका 1583 से लेके 1595 ईस्वी को इनका टाइम पीरियड है, ध्यान रखना है। 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा सिंधे केंद्र, जो सीधे केंद्र के अधीन थे, यानी कि जो मारवाड़ खालसा था ये के मध्य, ये 1581 से लेके 1583 के जो मध्य मारवाड़ था, इनकी खालसा जिसे सीधे केंद्र के अधीन जो क्षेत्र था, इसमें 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। तो अकबर ने उदय सिंह को, जो मोटा राजा उदय सिंह है, ये मुगल के अधीनता में जोधपुर का शासक बना था। तो ये ध्यान रखना है आपको। इस चंद्रसेन का भाई था उदय सिंह, ये भी ध्यान रखना है। जो राम और उदय सिंह था, तो ये उदय सिंह वो दोनों ही शरण में चल गए थे अकबर की में, तभी तो उसने चंद्रसेन के पीछे ये अकबर पड़ा था, कितना परेशान किया उसे। तो लेकिन उसने हार नहीं मानी, अंत तक संघर्ष करता रहा। तो ये उदय सिंह उसी का भाई था, है ना। तो 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई जिसका नाम था, का विवाह जहांगीर के साथ किया, तो जो खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किससे किया था? जहांगीर से। तो ये भी लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सन भी इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। पत्नी से उत्पन्न ये जो खुर्रम है जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न है, यानी कि खुर्रम इसी पत्नी से उत्पन्न जोधा की पुत्री, मतलब जोधा का ही पुत्र है। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार भी बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है जगत गुसाई, यानी कि जो जोधाबाई है उसका पुत्र कौन है? खुर्रम, जो साजा बोलते हैं ना, साजा,
तो शाहजहाँ ध्यान रखना है आपको, शाहजहाँ का नाम ही खुर्रम है, तो जागीर का ही पुत्र था और ये किसका बेटा था, ये जोधाबाई का था, तो ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट शासक देखते हैं, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो इनका टाइम पीरियड है 1638 से 1678 ईस्वी तक। जगत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बहरानपुर में हुआ था। तो जसवंत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह ने अपने विवाह हेतु बूंदी में ही था। तो उस टाइम पे ये बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहाँ के द्वारा उसे आगरा पहुंचाने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और तो शाहजहाँ ने उसे क्या क्या दिया, देख ये जो बादशाह है ये ऐसे ही देते थे, अपने जो नियंत्रण में थे या फिर इनके अधीन ही तो ये शासक बने थे, तो ये इनको कुछ देते थे। तो खिलहत दी, चढ़ाव दिए और जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब भी दिया था और 4000 जात भी दिए थे। तो ये भी ध्यान रखना है, 4 जात और सवार का मनसब प्रदान किया। क्योंकि उसकी आयु उस समय कितनी थी, 11 वर्ष। तो पहले छोटी कम आयु में विवाह हो जाता था, तो इनका आयु थी 11 वर्ष थी। बादशाह ने आशोपा ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। तो ये भी ध्यान रखना है, जोधपुर राज्य का मंत्री किसे बनाया था, तो ये ध्यान रखना है राज सिंह कुंपावत को जोधपुर राज्य का मंत्री बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसको 1000 जात और 400 सवार मनसब दिया था। और ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम इनको 4000 मिला था। तो ये भी ध्यान रखना है। और 1645 ईस्वी में आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकारी युद्ध में 1657 से 58 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। तो जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंध भी सौंपा गया था और कंधार अभियान पर भी भेजा गया था। और फिर ये धर्मत के युद्ध में भी दारा का इन्होंने साथ भी दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है। जसवंत सिंह ने जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था और कलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध में विजयी होके लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं। तो जो उदयपुरी रानी थी उसने गेट नहीं खोले थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी रानी थी या किसकी रानी थी जिसने राजा के युद्ध से लौटते समय गेट नहीं खोले थे महल के। तो ये थी उदयपुरी रानी। और ये जसवंत सिंह जो वहाँ पे हार के आ गए थे, तो इसलिए इन्होंने गेट नहीं खोले थे। ये ध्यान रखना है आपको। और महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते ये कहकर वह सती होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अंत में रानी की मां के समझाने पर जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दूर के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता प्रदान की। तो ये भी ध्यान रखना है, किसने प्रदान की इस कथा को, ये कहानी को मान्यता प्रदान की श्यामल दास ने। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह में आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता में जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर और 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार भी बना दिया गया। और 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। और 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को पुनः काबुल भेजा गया। बाद में से उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वह वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी जमरूद में। तो ये ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, जमरूद में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास था और नवीन कवि बना। तो ये जो कवि है ना, ये ध्यान रखना है, विद्वान कौन कौन थे। सूरत मिश्र था, नरहरिदास था और नवीन कवि और बनारसी दास आसी। जो बनारसी दास थे ना, ये जसवंत सिंह के जो आश्रयदाता में रहते थे। तो इनको ध्यान रखना है कि कौन कौन जसवंत सिंह के आश्रयदाता थे या
उनकी सेवा में थे कौन कौन से विद्वान, तो आपको ध्यान रखना है सुरती मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और देखिए मोनोत नेंसी उनका मंत्री था, तो ये भी ध्यान रखना है कि जसवंत सिंह का मंत्री मोनोत नेंसी था उस टाइम पे। और नेंसी ने नेंसिडी ख्यात व मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की। तो ये मोनोत नेंसी था, ये जसवंत सिंह के दरबारी मतलब कवि भी थे ये और उनके मंत्री भी थे, तो ध्यान रखना है। और जसवंत सिंह ने कौन कौन से विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था, तो देखिए सुरती मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारस दास पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सुरती मिश्र मैं इतनी बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए। तो सुरती मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, ये ध्यान रखना है। और ये हो सकता है कोई सा भी मतलब इन चारों में से 3 दे देगा और 1 कह देगा, एक अलग दे देगा, पूछेगा ये था या नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है बनारसी थे, नरहरिदास थे और नवीन कवि और सुरती मिश्र। सुरती मिश्र हो गए, नवीन कवि हो गए, बनारसी दास हो गए और नरहरिदास हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है बीकानेर का राठौड़ वंश। तो बीकानेर के राठौड़ वंश को हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता और हम आराम से कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।